जिन विशेष व्यक्तित्व को इस साहित्यिक मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं, उससे पहले आइए उनके साहित्यिक जीवन की एक झांकी का चलचित्र के माध्यम से अवलोकन करें। प्रसिद्ध उपन्यासकार व कहानीकार डॉक्टर गंगाराम राजी का साहित्यिक जीवन परिचय। एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर गंगाराम राजी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों में प्रमुख हैं। इन्होंने अब तक के जीवन काल में 325 कहानियां लिखी, जो 27 कहानी संग्रह में संकलित हैं। इनके अब तक प्रकाशित 14 उपन्यास समकालीन हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारत में आलोकित कर रहे हैं। भौरों कभी नहीं मारा, ये उपन्यास इनका बहुचर्चित उपन्यास रहा है, जिसे भारतीय वांग्यम पीठ कोलकाता ने साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान और उर्दू में अब्दुल एम के बारी द्वारा अनुवादित इसी उपन्यास को उर्दू अकादमी लखनऊ और बिहार ने पुरस्कृत किया। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं के लिए हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर गंगाराम राजी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो स्वीडन गए पुरस्कार लेने। तो उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग एयरपोर्ट पर खड़े थे। तो उन्होंने अपने मित्र को पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं? कहते हैं आपके स्वागत के लिए आए हैं। कहते हैं मेरे स्वागत के लिए आज साहित्य कुछ फलने फूलने लगा है। आज मुझे भी वही अनुभूति हुई जब मैं यहाँ पहुंचा। तो जो स्वागत आप लोगों के द्वारा हमारा किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह मेरे को ये अनुभूति हुई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि साहित्य की कदर करने वाले अगर हैं तो डीएवी संस्था ही है। और अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से साथ आई है, उन्होंने मेरे को बंटन करके तैयार करके भेजा है यहाँ। इस दुनिया के सारों के फूलों के रंग आज ऐसा लगता है कि हाँ ये सॉल में एकत्रित हुए हैं। और मैं अपना को गर्वित समझ रहा हूं कि उस परमात्मा के द्वारा ये खिले हुए फूल और उसके साथ जो उनके मालियों के द्वारा जो उनको संरक्षण प्राप्त हुआ है, उसके बीच में अपने अपने यहाँ पहुंच करके इस सतरंगी वातावरण में आपको अपने को गौरवित समझ रहा हूं। बीच में कभी अच्छा लगे तो ताली बजा दिया करो, जोर लगता है मेरे को तो अच्छा लगता है। आदरणीय गुलेरिया जी प्रधानाचार्य, बहुत पहले आपके स्कूल में आया था। मेरे शिष्य है सुनील, जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, मेरे विद्यार्थी है। और वो इसी तरह से इस साहित्य के क्षेत्र में जुड़े हैं। आजकल व्याकरण पे काम कर रहे हैं, बहुत काम करते हैं। उनके द्वारा आपके स्कूल में मेरे को बुलाया गया था, हम 2-4 थे और अच्छा लगा। तो हमें तब से महसूस हो रहा था कि स्कूल का जो वातावरण है, जो आपको ये ब्लू
पॉट को अपने हाथ से छुड़ाने वाला जो कार्य आप लोग उसी समय से जब कर रहे थे, कोरोना काल से पहले, ये उसकी बात उसमें आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि लिटरेचर ही इस ब्लू पॉट को आपके हाथ से छुड़ा सकता है, जो अनिवार्य है इस समय। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और हमारे आज के मुख्य अतिथि एम.के. मार्शल जी, वाइस मार्शल जी, देश में एक ही आदमी वाइस मार्शल होता है, याद रखना, और वो भी हिमाचल से आज मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे को भी आई थी ऐसी कि मैं इस तरह से जहाज उड़ा हूं, लड़ाई करूं, आया था, गया था। हिमाचल से 2 लड़के सेलेक्ट हुए, एक सरकाघाट से वीर सिंह जी मेरे साथ गए थे। अब मेरे को मालूम नहीं वो कहाँ है क्या नहीं है। एक मैं, मेरी माँ ने मेरे को नहीं जाने दिया। वीर सिंह जी गए, मेरे को मालूम नहीं, सरकाघाट से थे वो पता नहीं किस पोस्ट से रिटायर हुए, मेरा कोई परिचय नहीं रहा। खैर, आइए मैं एक आगे अपनी बात को रखता हूं। मैं कितने मिनट बोलूंगा? खैर, जब को अच्छा नहीं लगे तो तालियां फिर बुझा देना। मैं बैठा, मेरी पत्नी मेरे साथ आए हैं। हम दोनों, यहीं से शुरू करूंगा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये तालियां बुलाने वाली बात है। और एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि मैंने उनसे पूछा कि प्रिय, अगर मेरे को इस स्टेज में कुछ हो जाए, सर अगर कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे मेरे बाद? वो कहते तो आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हकीकत है, यथार्थ है, किसी ने किसको जाना तो, लेकिन तुम क्या करोगे? कहते मैं अपनी छोटी बहन के पास सारा शेष जीवन गुजार लूंगी। फिर उसने पूछा कि मेरे को हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं बोला सीधी सी बात है, मैं तेरी बहन के साथ सारा जीवन गुजारूंगा। ये बात मैंने बहुत जगह सुनाई है, लेकिन ये बात इससे आगे और बढ़ती है। मेरा पोता 7वीं में पढ़ता है। जब वो भी उस जगह पे गया हुआ था तो उसने अपनी दादी को पूछा कि दादी दादी आपकी छोटी बहन कहाँ रहती है? ये बच्चों की मानसिकता को लेकर के मैं ये बात बोल रहा हूं कि बच्चे कैसे ढूंढते हैं, और उसको चैनलाइज करने के लिए जो आपके माली बैठे हैं, अगर वो अच्छी तरह से उसको चैनलाइज नहीं करते हैं तो पौधा बिखर जाता है, उसमें खरपतवार लग जाते हैं, वो अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाता। जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है, बोलना सीखता है, तो वो बोलता है अपनी माँ को कि आई लव यू मम्मा। माँ भी बोलती है आई लव यू बेटा। और जब बच्चा थोड़ा ग्रोन अप होता है, जब 16 साल का हो जाता है, तब वो जब बोलता है कि आई लव यू मम्मा, तो मम्मा क्या बोलती है कि कितने पैसे चाहिए, जल्दी दो। और जब वो 25 साल का हो जाता है, तब वो बोलता है कि आई लव यू मम्मा। तो मां सोचती है कि बता कौन है, किधर है, जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ बोल बोल। और जब 40 साल का हो जाता है, तब वो बोलता है आई लव यू मम्मा।
तो माँ बोलती है, क्योंकि उसने जिंदगी देखी है, तो माँ बोलती है कि मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि इसके साथ शादी मत कर, क्यों कर लिया? और ये पाठ बढ़ता रहता है। जब वो 60 साल की हो जाती है वो लड़का, तब वो बोलता है, लव यू मम्मा। तो मम्मा को पता है कि मैं तेरे किसी भी कागज पे साइन नहीं करूंगी, कुछ नहीं दूंगी। याद रखो बच्चों कि संसार की 1 अरब आबादी से अगर आपने आगे बढ़ना है तो उससे हट करके बढ़ना होगा। हम सब बैठे हैं, हम यहाँ सब बैठे हैं, इसके बीच में बैठे हैं, तो कौन जानेगा आपको? आपको एक अलग पहचान सी बनानी होगी, एक अलग सा रुतबा बनाना होगा। अगर नहीं बनता है तो चल पड़ो, उसी अरब की आबादी के साथ चल पड़ो, चलते रहो। लेकिन अपने आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को ऊपर विश्वास करो। सपने के ऊपर विश्वास करना। 3 दोस्त थे, एक में और इस बात को और आगे बढ़ाता हूं कि 3 दोस्त थे, धर्म, ज्ञान और विश्वास। खूब मिलते जुलते थे, खेलते थे। तो धर्म ने बोला, वो बैठ के एक जगह पर 3 कहते अब हमारे जाने का वक्त है, तो बताओ हम कहां कहां मिलेंगे जब मिलेंगे। तो धर्म ने बोला कि भाई मैं मंदिरों में मिलूंगा, और ज्ञान ने बोला कि मैं डीएवी स्कूल में मिलूंगा। विश्वास ने कोई उत्तर नहीं दिया। विश्वास जब बोलने लगा तो उन्होंने बोला, मैं तू चुप क्यों हो? कहता मैं चुप इसलिए हूं कि यारो जब मैं एक बार चला गया तो कहीं नहीं मिलूंगा, किसी के पास नहीं मिलूंगा। तो इस विश्वास को अपना के रखो। मैं आपको एक आपकी लाइफ के लिए 2 कहानियां छोटी छोटी सुनाऊंगा। वो कहानियां सुनाने के लिए मुझे आपके प्रधानाचार्य के कहानी से प्रभावित होकर के मैं सुना रहा हूं जी। अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हें। वो भूल जाते थे। कोई बड़ा हम समझे कि बहुत विद्वान है वो, लेकिन भुलक्कड़ थे। एक ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन कलेक्टर जो होता है, टिकट कलेक्टर जो आया, तो उनसे पूछा कि तुम्हारा टिकट कहाँ है? तो वो देखने लगे, इधर उधर देखने लगे, तो टिकट का पता नहीं चला। कहते वो, लेकिन वो जानता था। अपने जीवन काल में भी आइंस्टाइन बहुत प्रसिद्ध थे। वो टिकट कलेक्टर जानता था कि ये आइंस्टाइन है। तो उन्होंने बोले, डोंट वरी सर, मेरे को मालूम है कि आपके पास टिकट है, कोई बात नहीं। वो दूसरों को पूछ चलने चला गया। जब दूसरों के पास उजाड़ने लगा, जब वापिस आया तो आइंस्टाइन अपनी सीट के नीचे घुसे हुए थे। तो टिकट कलेक्टर ने पूछा कि सर आप क्या कर रहे हैं? कहते मैं टिकट ढूंढ रहा हूं। कहते मैंने बोला सर कि टिकट की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास टिकट है, आप आराम से बैठिए। अरे टिकट तो मेरे को भी मालूम है कि है, लेकिन जब तक मेरे पास टिकट नहीं आएगा तो मुझे क्या मालूम होगा मैंने उतरना कहाँ है। वो ऐसे बुलक्कड़ थे। और उसी तरह से एक उनके साथ एक और घटना हुई कि वो टैक्सी में जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि सर उतरना कहाँ है? तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि आपने उतरना कहाँ? उन्होंने बोला भाई मेरे को पता नहीं, मैंने कहाँ उतरना, मेरा घर कहाँ है मुझे को नहीं मालूम। तो सर ये तो बड़ा मुश्किल हुई। फिर उन्होंने बोला कि क्या तुम आइंस्टाइन के घर को जानते हो? कहते हाँ जानता हूं, मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो कहते मेरे को वहीं ले चल, मैं ही आइंस्टाइन हूं। वो ऐसे भूल जाते थे।
लेकिन मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं कि आपके बीच में भी समर्था है। किस फील्ड में है वो आपको देखना है। शेर पानी में राज नहीं कर सकता और मछली बाहर जीवित नहीं रह सकती। दोनों की अपनी अपनी समर्था है, ये आपको देखना है। मैं एक और आपको एक बात और बता देता हूं कि थॉमस एडिसन की जो ये बल्ब हम देख रहे हैं, जो उसका आज का जो मॉडर्न फॉर्म जो आपके पास इस बल्ब की पहुंची है, ये उसको बनाने में 10,000 बार प्रयोग कर चुके थे थॉमस। 10,000 बार, 10,000 बार सफल हुए, उसके बाद वे बल्ब बना। उनके एक लाइफ का हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक दिन वो जब छोटा था स्कूल से, तो एक चिट्ठी लेकर के अपनी मां के पास आता है। चिट्ठी लेके मां को बोला कि मां, मेरे टीचर ने दी चिट्ठी दी है, आप इस चिट्ठी को देखो कि इसमें क्या लिखा है। जब चिट्ठी खोली तो मां के आंखों से आंसू निकला है। मां रोने लगी तो बोला कि तुम से पूछा कि मां लिखा क्या है, तो वो जोर जोर से सुनाने लगी कि आपके जो टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और हमारे पास इसको पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, योग्य टीचर्स नहीं है, इसलिए आप इसको घर में ही पढ़ाओ। चिट्ठी रखी गई, टॉम्स को घर में पढ़ाया गया और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया। ये 1093 पेटेंट आविष्कार उनके नाम से हैं आज भी। जीनियस आदमी बना। और जब वो प्रसिद्ध हुआ, पैसा खूब आया, तो घर जब बदला, तो घर बदलते बदलते वो चिट्ठी उसके हाथ में लगी, उसकी मां जो टीचर ने लिखी थी। टीचर ने लिखा था, वो तब उसने पढ़ी, उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा लड़का बहुत नालायक है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते, ये अयोग्य है, ये नालायक है, इसको घर में पढ़ाइए। तो थॉमस अपनी डायरी में लिखता है कि मेरी मां ने मेरे को जीनियस बनाया, जिसको स्कूल से निकाल गया था उसको जीनियस बनाया, और इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस वो बना। मैं बहुत लंबा तो नहीं बोल रहा हूं, सुनिए जी, लेकिन कुछ बातें हैं जो, एक बात और आप लोगों के बीच की जो बात, जो कुछ बच्चों में जो बातें आती हैं। मास्टर ने एक बार बच्चों से पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा नशा किस में होता है। तो लड़के ने एक बहुत ऊंचा हाथ खड़ा किया कि सर, कहते किस में होता है? कहते किताब में। कहते कैसे? कहते सर, ज्यों मैं किताब खोलता हूं मेरे को नींद आ जाती है। बच्चों के बीच बीच में छोटी छोटी सी बातें हैं जो वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जो गुलेरिया जी ने जो नीले पॉट की बात की, उसको लेकर एक छोटे से फिर मैं विश्राम चाहता हूं। सर, ये मेरे जीवन की बात, मेरे पीढ़ी की बात और आपकी पीढ़ी की बात। और हमारे बचपन में पिताजी किसी फादर डे के मोहताज नहीं थे। आज भी फादर डे होता है, मदर डे होता है, तो मेरे जमाने में कोई फादर डे नहीं होता था।
जब भी उनका दिल करता था जूता उठा करके याद दिला देते कि मैं तेरा बाप हूं। सुकून की बात मत करे दोस्त, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। आजकल बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, सैंडविच खा लो। हमारी माँ के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो सब्जी खाएगा या चप्पल खाएगा। और हमारी बात देखो, हम दोनों ही खा लेते थे। पहले चप्पल खाते थे, फिर सब्जी खा लेते थे। बचपन में सबसे ज्यादा दुख तो तब होता था जब रात भर बारिश चल रही होती है और स्कूल टाइम के साथ जब वो बंद हो जाती है, क्योंकि स्कूल जाना पड़ता था। अरे बचपन की वो मेरी जाने कहां खो गई। हमारे बचपन में भी पानी के जहाज चलते थे। जब बचपन में जब बुखार होता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी कि 2 दिन नहाना मत और स्कूल मत जाना। वह स्कूल का जमाना, वह लंच का टाइम का बाद का क्लास में अचार की सुगंध का आना बहुत याद आता है। सब कुछ मिल जाएगा इसकी जिंदगी में, पर वो बचपन नहीं मिलेगा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में बिठा करके ऐसे बाय बाय करते हैं कि स्कूल में नहीं जा रहे, किसी जंग में जा रहे। हम तो रोज आना एक लात खा करके जाते थे, और जिस दिन लात नहीं पड़ती थी समझो कि उस दिन संडे होता था। भरी दोपहरी में टायर लेकर ना पाते थे पूरा गांव। बड़े हुए तो धूप में पांव जलने लगे। हमारे जमाने में 3D नहीं था, ना 4D था, ना 3D था। सिर्फ एक गुरु जी थे या पिताजी, एक ही थप्पड़ से नेटवर्क आ जाता था। एक जमाना था कि पड़ोसी भी परिवार का एक हिस्सा थे। आज तो एक ही परिवार में कई पड़ोसी हो गए। दिन भर जो भागते दौड़ते थे वो अब चलते चलते भी रुकने लगे हैं। सब पर भारी जिम्मेदारी है, सबको छोटी मोटी बीमारी है, फुर्सत को सबको कमी है, आंखों में एक अजीब सी नमी है। पर हकीकत यही है, सब दोस्त अब थकने लगे। दोस्तों, इन यादों को कभी धुंधला मत होने देना। अपने बचपन के मित्रों को खैर सबकी खैर लेते रहना। हमें आप लोगों को खूब बातें देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। जब अपने को एनालाइज करने लगते हो तो सोचते हैं हमने क्या किया। जो विरासत हमारे बाबा परदादे ने हमें दी थी, हम आपके लिए संभाल कर नहीं रख सके। आपकी पीढ़ी के लिए बोल रहा हूं। जब हम छोटे थे पानी 4 फुट से निकल जाता था, अब पानी 300 फुट से निकलता है। मैंने छोटी सी उम्र में कभी प्रदूषण का नाम तक नहीं सुना था, परंतु आज हिमाचल में सुंदरनगर और मंडी सबसे बड़े प्रदूषित शहरों में हैं। आज हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें केमिकल लगा हुआ होता है। मेरे एक मास्टर जी भी बैठे हैं यहाँ, जो डाइटिशियन थे, फौजी के आर्मी के डाइटिशियन से जब पूछा तो तुम सब्जी कैसे खरीदते हो, तो उन्होंने बोला कि हम वो सब्जी खरीदते हैं, वो बैंगन खरीदते हैं काट के जिसमें कीड़ा होता है, उसको कीड़े वाले पोर्शन को काट करके हम सब्जी बनाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें केमिकल का छिड़काव नहीं है।
अगर कीड़ा जिंदा रहता है तो आदमी भी जिंदा रह सकता है। हम ये सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने क्या छोड़ा। हम प्रदूषित कर रहे हैं। तुमको तो बोलते हैं हम ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन हमने क्या छोड़ा? बहुत खराब कर दिया है, लेकिन तुमने इसको संभाल के रखना। मैं 1960 की एक थोड़ा सा 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया हमारे देश के ऊपर, हमें हार खानी पड़ी। तो कवि प्रदीप जी समुद्र के किनारे में मेरिन ड्राइव में घूम रहे शाम के वक्त, बड़े परेशान थे इस लड़ाई से। कई दिनों से उनके दिमाग में घुस रहा था। तो उन्होंने देखा उनके पास पेन नहीं था। तो साथ चलने वाले जो लोग चल रहे थे, उन्होंने किसी के यहाँ पेन देखा तो बोला कि भाई साहब मेरे को एक पेन देना। तो उन्होंने अपनी सिगरेट की मैं बंद कर रहा हूँ मेरे को बता रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सिगरेट की डब्बी निकाली और उसमें लिखा लड़ाई का वक्त, लड़ाई चल। उन्होंने उस सिगरेट से लिखा, उस सिगरेट के पन्ने के ऊपर लिखा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो कुर्बानी। वो उस कवि के उद्गार उसमें लिखे गए। वो उस वक्त के कवि, उस वक्त का साहित्य लिखता था आप लोगों के लिए। और आज कुछ हम लोग थोड़ा बिखर गए हैं समय के मुताबिक। मैंने एक फिल्म देखी थी, कवि प्रदीप के ही वो एक गाना था, इंसाफ की डगर पे बच्चों चलना समझ के, ये देश है हमारा भविष्य तुम ही हो। ये ऐसे बातें जब वो लिखी जाती थी किताबों में तो आप में एक जोश पैदा होता था। एक पैगाम फिल्म थी, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। आज नहीं रहा है। मैं तो जो मेरे साहित्यकार आए हैं, दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए एक आखिरी बात मैं आपको यही कहना चाहता हूं। जावेद अख्तर की एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति, जिससे तुम्हें डर लगता है उस बात को लिख, इतनी अंधेरी नहीं थी रात, उस बात को लिख। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।